जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास के लिए हम लोग रेडी हैं। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, जीरो टू हीरो बैच। जो स्टूडेंट जैसे सीआईएसएफ वाले स्टूडेंट जो 2024 का एग्जाम देंगे, है ना, या 25 का एग्जाम देंगे, ठीक है, और 26 का एग्जाम देंगे, उन लोगों के लिए। और जो बीएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी वाले स्टूडेंट हैं जो 2025 के निकलने वाले एग्जाम, 2025 के बाद वाले मतलब 2026 से अब जो भी एग्जाम निकलेगा उसको भरने वाले हैं आप। ठीक है। तो ये जीरो टू हीरो बैच उनके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट का कॉल आया है कि सर हम लोग जो है ना मैथ्स में भी काफ़ी चीज़ें भूल गए हैं, और रीजनिंग इंग्लिश सब जो है, इंग्लिश तो हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं था, हिंदी दिया था एग्जाम। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि उनका मैथ्स गणित वो भी कमजोर है ना, इंग्लिश में भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, रीजनिंग है, जीके है ना, प्रोफेशनल स्किल है। ठीक है। तो जो स्टूडेंट अब ऐसे हैं जो अब एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे अपनी एलडीसी का, ठीक है ना, और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं और उनको लगता है कि यार मेरा तो नंबर स्कोर ही नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है, तो उन सब के लिए ये जीरो टू हीरो बैच है। ठीक है। यदि आप इस बैच को ध्यान से करेंगे 100% आपका स्टार लगने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो इस बैच में क्या क्या होगा ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज मैं बताऊंगा, प्लस जो अभी आगे क्लासेस आज की होंगी वो भी आप देख लेंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह से क्लासेस आपकी होंगी। ठीक है ना। तो मैं ये आप 100% के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे ना 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। तो इस बैच को में करेंगे क्या क्या, चलिए देखिए। तो इस बैच का कोर्स कंटेंट आपका रहेगा कंप्लीट मैथ्स, गणित हम लोग पूरा जो है ना जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। ठीक है। मैथ्स पूरे जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको कंप्लीट हीरो लेवल तक ले जाएंगे कि आउट ऑफ 50 आप आराम से 40 मार्क्स जो है आपके 45 मिनट में 40 क्वेश्चन आप एकदम परफेक्ट कर दो और 40 आपके मैथ्स इंग्लिश मैथ्स में आए। ठीक है। कंप्लीट हम इसमें आपको बेसिक, ऐसा हम मान के चलेंगे कि आप सब कुछ भूल चुके हो मैथ में, तो कंप्लीट बेसिक, ठीक है ना, पूरा जो एडवांस मैथ है, एडवांस्ड मैथ जो अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना ऐड हो गया है, तो पूरा बेसिक मैथ्स, पूरा एडवांस मैथ, एक और जो अंक गणित है अलजेब्रा वो भी है ना, अलजेब्रा। तो पूरा जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होल सिलेबस, एक एक चैप्टर आपको जो आपके सामने आके पढ़ाएंगे, है ना। ऐसे इंग्लिश में जिन स्टूडेंट को लगता है कि यार मुझे तो रूल ही याद नहीं रह पाता इंग्लिश का, है ना, या सिनोनिम एंटोनिम कैसे इतना सारा याद रखूं, इन सब को हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताएंगे और इस तरह से बताएंगे कि जो वर्ड आप जिस दिन हम लोग क्लास में करवाएंगे उसी दिन आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। तो पूरा का पूरा आपको हम इसमें वोकैब करवाएंगे जहां से एग्जाम में आता है, पूरा जो है ग्रामर करवाएंगे। ठीक है। तो कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे और बिल्कुल भी बेसिक रूल से करेंगे, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। इसमें भी आपको 40 मार्क्स, है ना, यदि आप बैच को ध्यान से एक एक क्लास करेंगे, ठीक है ना, और टीचर्स के साथ बने रहेंगे तो 100% आप ये रखो 40 नंबर आपके इंग्लिश में भी आएंगे। ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग में आपको पूरा होल सिलेबस जो है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करवाएंगे और अभी जो नया पजल वगैरह आने लग गया है वो भी सारा आपको हम लोग करवाएंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। 100% सिलेक्शन होगा यदि आप थोड़ा सा टीचर के साथ जो है समय दे दें। प्रोफेशनल स्किल,
जैसे मान लो जो CISF के स्टूडेंट बैच ज्वाइन करेंगे, उनका जो है प्रोफेशनल स्किल जहां से क्वेश्चन आता है, एक्ट, रूल, ठीक है ना, उन सब जगहों से सारे क्वेश्चन को हम एक हम लोग प्रोफेशनल स्किल के क्वेश्चन करवाएंगे आपको। BSF वालों को BSF का जहां से प्रोफेशनल स्किल आता है, SSB वालों का जहां से SSB वालों का आता है, उनका SSB वालों का पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये बैच जो है CISF, BSF, SSB, CRPF, यदि कोई भाई CRPF से ज्वाइन करेंगे तो उनको CRPF का सारा करवाएंगे। ठीक है, लेकिन मैथ्स तो अब देखोगे अब सबका जो है नए सिलेबस में सेम है, इंग्लिश सबका सेम है, रीजनिंग सबका सेम है। ठीक है, जो पहले BSF में SSB में और CRPF में हिंदी आता था, अब वो हिंदी नहीं आएगा, इंग्लिश ही आएगा। ठीक है ना। करंट अफेयर्स जो है वो आपको पूरा करवाया जाएगा, बिल्कुल लाइव आके हम लोग आपको पूरा करंट अफेयर और पूरा जीके की एक चीजें करवाएंगे जहां जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पूरी अपनी कोशिश रहेगी कि सभी सब्जेक्ट में हमारे स्टूडेंट 40 और 4 से मल्टीप्लाई कर लो 160 मार्क्स कम से कम लेके आए। हम आपको प्रिपेयर करेंगे कि भाई 180 तक, ठीक है ना, कि आप 20 कम भी आए तो 160 भी आएगा तो आपका 100% सिलेक्शन होगा और डिपार्टमेंट जो है ना डोली लेके आएगी और कहेगी कि भाई आपकी जरूरत जो है, चलिए डिपार्टमेंट में है ना, स्टार लगाइए। ये रहेगा। प्लस आपको डाउट क्लासेस, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बहुत जो है इजीली कैच कर लेंगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कैच करने में चीजें दिक्कत होंगी, तो डाउट क्लासेस भी रखेंगे टाइम टू टाइम वीकली, ताकि आपके एक एक डाउट को हम लोग क्लियर कर दें। ठीक है, और आपको क्लास का ना मजा आ जाए कि प्रिपरेशन करने में आज तक जितना भी पैसा आपने लगाया ना अपनी पढ़ाई में, सभी पे ना हमारा ये जो बैच है भारी पड़ेगा। ठीक है, क्लास टेस्ट, वीकली क्लास टेस्ट होगा। मैराथन क्लासेस कब होगा? जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तो उस समय हम लोग मैराथन क्लासेस करेंगे। मैराथन क्लासेस में 10-10, 12-12 घंटे की क्लास होगी और एक दिन में पूरा सिलेबस जो है ना मैथ का, एक दिन में पूरा रीजनिंग का, एक दिन में पूरा जीके का, ये पूरा जो है आपका एक दिन में हम लोग रिवाइज करवा देंगे। फिर ये सब कब होगा? जब आपका एग्जाम का टाइम आ जाएगा तब। अभी तो आपका पूरा पहले बैच चलेगा। टेस्ट सीरीज जो है वो भी एग्जाम के नोटिफिकेशन, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम लोग मैराथन बैच क्लासेस करवा देंगे आपको, उसके बाद टेस्ट सीरीज फिर से स्टार्ट करेंगे कंप्लीट 200 क्वेश्चंस का। उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट करवाएंगे। ठीक है ना। तो इतनी सारी जब प्रिपरेशन आप करेंगे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बाहर इधर उधर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो बाहर क्या होता है, आप इधर कुछ पढ़ोगे, उधर कुछ पढ़ोगे, इधर से कुछ पढ़ लोगे और वो एक कंप्लीट जो है ना, जो एक होलसम प्रिपरेशन आपका होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इसलिए यदि बैच में करेंगे तो उसमें तो फिक्स होगा कि सर क्लास वाइज चीजें होंगी, एक एक क्लास की चीजें आप करते जाओगे, है ना। प्लस डेली आपको DPP शीट्स मिलेंगी। शीट्स, DPP शीट्स का मीनिंग है डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना। तो जो DPP शीट्स हैं ये हम लोगों ने बनाया है आपके लिए। ये जो लास्ट 2008 से जो पेपर हुआ है और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है ना, 2023 का भी पेपर होगा अभी, है ना। तो इन सभी पेपर को एनालिसिस करके DPP सेट्स हर चैप्टर के ऊपर, जैसे मान लो मैथ्स का कि भाई परसेंटेज का क्लास हुआ तो उसकी शीट मिलेंगी, अगले दिन उसका डिस्कशन होगा कि हाँ भाई किसको कहां प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इस DPP शीट्स को करेंगे, ठीक है ना, तो आपका सब्जेक्ट एक एक चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, स्टिल जैसे बहुत स्टूडेंट को रहेगा कि नहीं सर मुझे पर्सनली आके बताओ, होता है ना कई लोग वीक में थोड़े से ज्यादा वीक हैं या कोई चीज है जो वो पर्सनली पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं, तो पर्सनल गाइडेंस भी हम आपको देंगे, है ना। आप अपने टीचर से बात करोगे कि सर मुझे पर्सनली थोड़ा सा टाइम दे दो, तो पर्सनली आके आपके एक एक चीजों को सॉल्व करेंगे ताकि 100% हम आपको सिलेक्शन की तरफ ले चलें। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद है जो आपका ये बैच होगा उसका नाम है जीरो टू हीरो बैच 2026-2027। मतलब ये जो आपका बैच है उसका
वैलिडिटी, बैच की वैलिडिटी 2 इयर्स की होगी। 2 इयर्स में जितने भी एग्जाम होंगे सभी में हम लोग साथ रहेंगे। 2 इयर्स तक आप जो है बैच के हर मटेरियल को, हर वीडियो को, है ना, आप बैच में जो भी चीजें होंगी उसको एक्सेस कर सकते हैं 2 ईयर तक, बिना किसी एक्स्ट्रा फी के, बिना किसी भी चीज के, हमेशा 2 ईयर तक आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है ना, एक एक चीज, कितनी बार भी आप क्लास कर लो, कितनी बार भी वीडियो देख लो, सारा 2 साल तक आपको एक्सेसिबल होगा। क्लास जो है वो गूगल मीट एप्लीकेशन पे होगा। जैसे जो आपका बैच होगा उसमें आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है, और उस लिंक को आप क्लिक करोगे, क्लास आपका ओपन हो जाएगा। अब ये आता है कि सर टाइमिंग क्या होगी। देखो, तो जनरली हम लोग जो शिफ्ट में जॉब है अपना, है ना, तो A, B, C शिफ्ट है हम लोग, और एक जनरल शिफ्ट वाले हैं। ठीक है ना, तो B और C शिफ्ट वालों के लिए जो समय होगा सुबह 10 से 12 बजे का, डेली 2 घंटे की क्लास होगी। डेली, चाहे आंधी आए, बरसात आए, कुछ भी हो, डेली 2 घंटे की क्लास हमें करनी है। ठीक है, ताकि सिलेक्शन 100% हो। तो B और C शिफ्ट वालों को 10 से 12 बजे का टाइम सुबह का ठीक रहेगा, है ना। एंड जो A शिफ्ट वाले स्टूडेंट और जनरल शिफ्ट वाले जो होंगे उनको सुबह 8:30 से, रात में 8:30 से 10:30 का समय उनके लिए सूट करेगा। ठीक है ना, सूटेबल होगा। तो इस तरह से आप चाहे तो मॉर्निंग बैच या इवनिंग बैच, ठीक है ना। और यदि आपको लगता है कि मैं दोनों बैच ही कर सकता हूं, दोनों बैच भी कर सकते हैं सुबह शाम। जैसे कोई स्टूडेंट मान लो छुट्टी पे है, उसको लगता है कि आज मैं दोनों बैच करूं, तो आप दोनों बैच कर सकते हो सुबह शाम। ग्रुप लिंक में तो लिंक तो ग्रुप में आपका जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये नहीं रहेगा कि सर मैं ड्यूटी में था तो मैं एग्जाम मैं कैसे करूंगा क्लास, है ना। यदि मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि आप नहीं कर पाए क्लास, तो वो जो लिंक है ना वो पूरे 2 ईयर तक आप एक्सेसिबल होगा। तो कभी भी आप अपनी क्लासेस अपने समय के अकॉर्डिंग जो है ना क्लिक किया और देख रहे हैं। ठीक है ना, अपना क्लास किया, प्रॉब्लम आया तो अगले दिन टीचर से पूछ लिया। उसी समय ग्रुप में भी, जो आपका ग्रुप होगा ये व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, तो इसमें भी आप पूछ सकते हो 24/7 कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर मुझे बता दो। आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉल कर लो कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, अभी बताओ। ठीक है ना, तो 100% जो इस तरह से हम लोग क्लासेस करेंगे ना तो सिलेक्शन भी हमारा 100% होगा, क्योंकि यहां पे पूरी मेहनत और लगन होगी हमारी। जब तक पूरी मेहनत नहीं लगाएंगे, लगन नहीं लगाएंगे, तब तक सिलेक्शन भी होना असंभव है भाई साहब। ठीक है ना, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। लेकिन वही हम जब स्मार्ट वे में प्रॉपर तरीके से करेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, तो सिलेक्शन आपका 100% होगा। यदि किसी स्टूडेंट ने इधर उधर कोई बैच ले रखा है, मान लो किसी एकेडमी से इधर उधर, तो वो बैचेस ना देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यदि आप अपने माइंड में, है ना, यदि आप अपने माइंड में, ब्रेन में बहुत सी चीजें भर लोगे, वो सारा रिकॉल नहीं हो पाता है, चीजें माइंड में रह नहीं पाती और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो आपको दिक्कत होगी, है ना। वो आप जो है नंबर मार्क्स लाने में दिक्कत होगा। और यहां पे क्या होगा, इस ग्रुप में 100% सभी के सभी अपने सीआईएसएफ वाले बैच में सीआईएसएफ के स्टूडेंट होंगे, बीएसएफ वाले में बीएसएफ के स्टूडेंट होंगे, सीआरपीएफ वाले में सीआरपीएफ के स्टूडेंट होंगे। तो सभी एक एग्जाम के एक बैच में होंगे, तो उसका आपको आपस में भी बहुत चीजों का, एक दूसरे से प्रॉब्लम जो है आप सीखोगे, सॉल्यूशन सीखोगे, एक दूसरे से चीजें शेयर करोगे। दूसरा क्या होगा कि भाई जब हम टेस्ट लेंगे, मान लो कि 2000 बच्चों ने कम से कम तो ज्वाइन कर ही लेते हैं, तो 2000 बच्चों ने ज्वाइन किया, तो उन 2000 बच्चों में आप देख पाओगे कि मेरा क्या रैंक आ रहा है, मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं। तो एक तरह से ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की जैसा हो जाएगा और आपको अपनी चीजें, अपना लेवल पता चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा अब बैच को कैसे ज्वाइन करोगे, तो बैच का एडमिशन फी 8000 है, 1 टाइम फी है, 2 ईयर तक आपको कोई फी नहीं देना है, पूरा बैच एक्सेसिबल 2 ईयर तक का रहेगा आपका। हाउ टू परचेज, बैच को परचेज कैसे करोगे, तो आप फोन पे कर सकते हो, इस नंबर पे आप बैंकिंग नेम चेक कर लेना, राकेश कुमार ठाकुर आएगा। ठीक है, फोन पे, गूगल पे पे। ठीक है,
और यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहते हो यूनो एसबीआई के वाले से, ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से, या क्रेडिट कार्ड से आप पे करना चाहते हो, तो ये बैंकिंग डिटेल देके आप फी पे कर सकते हो। ठीक है, हमारे ऑफिस में आके भी आप हमारा जो है आप बैच में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है ना, तो द अकेडमी EDU CISF GBS कैंप है महिपालपुर में, न्यू दिल्ली, गेट नंबर 2 के पास। वहां पे SDMC का पार्क है, वहीं पे हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ठीक है ना, तो वहां पे आके भी आप फी सबमिट करके बैच में एडमिशन ले सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट बैच में एडमिशन लेंगे वो अपना फी रिसिप्ट, अपना कंप्लीट कि भाई आप कहां पोस्टेड हो, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस मतलब कहां आप पोस्टेड हो, है ना, उस जगह का नाम। कंप्लीट एड्रेस नहीं हो तो कम से कम, जैसे भाई मान लो कि कोई जो है चेन्नई एयरपोर्ट पे, तो चेन्नई एयरपोर्ट लिख दो। मान लो कोई जो है NDRF मुंडली में, तो वो लिख दो, है ना। कोई अराकोनम में है तो बस वो प्लेस का नाम लिखना है। ठीक है ना, OTG नहीं। ठीक है ना, और ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना फी रिसिप्ट, अपना नाम, पोस्टल ये कहां पे पोस्टेड हो और किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मान लो कोई CISF 2024 के लिए 2024 वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा, तो वो ये लिख देगा। कोई BSF के जो SI एग्जाम था, वो होपफुली अब ASI हो जाएगा, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो अपना नाम लिख देगा ऐसे कि ये एग्जाम के लिए। ठीक है ना, और इसी तरह से SSB वाले कि मैं SSB का हूं, कोई CRPF से है तो CRPF, ITBP से है तो ITBP। ठीक है ना, और इस नंबर पे अपना डिटेल सेंड कर देंगे। ठीक है ना, तो आपके रिस्पेक्टिव बैच में, अच्छा हाँ, और दूसरा किस बैच में आप कंफर्टेबल हो, मॉर्निंग बैच या इवनिंग बैच। ठीक है ना, वो तो क्या क्या आपको भेजना है, अपना फी रिसिप्ट, नाम, कहां पे पोस्टेड हो, किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CISF, BSF, CRPF, ITBP किसके लिए, और मॉर्निंग या इवनिंग बैच कौन सा चाहिए। ये सारा इसी एड्रेस पे आप जब भेज दें, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, तो वो चला जाएगा हमारे टीम के पास। हमारी टीम आपको आपके बैच में एडमिशन दे देगी और आपका क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लास कब से स्टार्ट है, 5 जनवरी से। 5 जनवरी से क्लास जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और डेली जो है क्लासेस होंगी। 2 ईयर तक आपका बैच वैलिड होगा। 2 ईयर तक आप हर कुछ बैच का मटेरियल सब कुछ यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम रह गया है, कुछ पूछना है, तो आप ये हमारा सेंट्रलाइज्ड नंबर है 9205330671, इसी पे कॉल कर लीजिए और जो भी चीजें पूछना है वो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आप डेमो की तरह से, जो स्टूडेंट नए हैं वो देख सकते हैं डेमो की तरह से कि सर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो आपको एक जो है आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्लास 11th करेंगे और सिंप्लीफिकेशन जो है ना हम लोग करेंगे। ठीक है ना आज। अच्छा, और सभी लोग पूरा प्रिपेयर होकर बैठे हो ना, 2-2.5 घंटे 3 घंटे के लिए, 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए डिनर विनर करके बैठे हो। चलो जी सर। चलिए, हाँ अपना आके ना, जैसे आ गए तो अपना डिनर विनर करके आराम से बैठो, ताकि अपना साथ में पानी वानी का बोतल रख लिया, है ना, थोड़ा गर्म पानी रख लिया, बीच में थोड़ा पीते रहे। उससे क्या होगा कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा और थोड़ा एनर्जेटिक रहोगे। कॉफ़ी वॉफ़ी रख लिया साथ में। चलिए, तो हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन में देखो, जो सबसे पहली मतलब बहुत सी चीजें सिंप्लीफिकेशन में आती हैं। ठीक है ना, अब जैसे एक छोटा सा ही है लेकिन कभी कभी 1 मार्क्स का आ जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन आता है रोमन नंबर्स के बारे में। रोमन नंबर्स, अपने LDC एग्जाम में ये पूछा भी गया है, रोमन नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो आपको रोमन नंबर्स जो है ना पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपसे वो ये कह दे कि भाई 95 को रोमन न्यूमरल में क्या लिखेंगे, 95 को। ठीक है,
तो हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं भाई। 1 हमें पता है ऐसा होता है, 2 ऐसा होता है, 3 ऐसा होता है, 4 5, ये 5 हो गया, ठीक है। अब 6 कैसे होगा, ये 6, 7, फिर 8, और अब होगा 9, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 10। 10 देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी किसी बड़े नंबर जैसे x10 है, यदि मैं x के पीछे यदि 1 लगाऊंगा ना, तो इसका मतलब ये इसमें से माइनस होगा, तभी ये x10 होता है। और पीछे 1 लगाया, एक कम, 9 हो गया। देखो, v5 होता है, और v के पीछे यदि छोटा नंबर लगाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, वो 4, और आगे लगा दूंगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा 6। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि इसमें ना एडिशन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। खैर, पहले तो अभी क्वेश्चन ही देख लेते हैं, नंबर्स देख लेते हैं। तो 10 तक तो हम यहां तक लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर हमारा 11 क्या होता है, ये होता है 11, 10 और 1 11, 10 2 12, ये हो गया आपका 13, है ना। ये 11 12 13, और अब आता है 14, कैसे लिखोगे, तो 10 और ये 4, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 15। 20 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 16 17 18 19, ठीक है। और डबल एक्स जो होता है वो 20 होता है, डबल एक्स 20, ठीक है। अब देखो, 21 22, एक ऐसे बढ़ाते जाओ इसके आगे, 21, फिर 2 लगा दोगे, 22 23 24, है ना, ऐसे आता जाएगा। 25 कैसे लिखेंगे, 25 ऐसे लिखेंगे, 10 20 और 5 25, फिर इसके ऊपर बढ़ाते जाओ, 26 27 28, है ना, 29, ऐसे बढ़ता जाएगा। और 30 क्या आ जाएगा, ट्रिपल एक्स, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। ऐसे ही 31 32, 1 2 3 ऐसे बढ़ाते जाओगे, तो 35 क्या आ जाएगा, 10 20 30, और ये 5 35, ये हो गया 35, ठीक है। ऐसे ही देखो, जो 50 होता है, वो होता है, 50 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल से, एल मीन्स होता है 50 रोमन न्यूमरल में, ठीक है। तो यदि मुझे 40 लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, 50 में से 10 माइनस कर दो। तो जब भी आप किसी बड़े नंबर के पीछे छोटा नंबर लिखोगे ना, तो वो माइनस होता है, और आगे लिखोगे तो प्लस होता है। तो ये हो गया आपका 40। ये बात अच्छा क्लियर। सर, वो जो हम्म। टी शर्ट में एक्सेल लिखा रहता है, मतलब 40 से हाँ कैसे हाँ होगा? हाँ 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 जी, हाँ जी, रोमन न्यूमरल्स अच्छा। होते हैं वो, ठीक है ना। तो जो एक्सेल आप पहनते हो, 40 वो यही होता है, ठीक है ना। उसके बाद एल होता है 50, ठीक है। फिर ऐसे एक इसके आगे 1 लगा देंगे तो 51 52 53 54 ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। 60 कैसे होगा, 60 को बताओ कैसे लिखेंगे, 50 ऐसे, और 50 ऐसे लिखेंगे। 10 कहां लगाएंगे, पीछे या आगे, आगे, क्योंकि ऐड हो रहा है ना। तो ये हो गया 60, ठीक है। क्लियर हो गया। 65 कैसे लिखोगे, 65 कैसे लिखोगे, ये हो गया 60, और ये हो गया 5, 65, ठीक है। 70 कैसे लिखोगे, 70, 50, 10 60, और 10 70, ठीक है जी। 75 कैसे लिखेंगे, बताओ, अब आप लोग बताओ 75 कैसे लिखेंगे।
हाँ, L XX और ये V। ठीक है। ऐसे ही आप 80 कैसे लिखोगे? 50 और 10 60 10 70 10 80, है ना? ठीक है। अब ऐसे ही यदि हमें 85 लिखना हो तो क्या होगा? 50 10 60 10 70 10 80 और 5 85। ठीक है। ऐसे ही हमें यदि 90 लिखना हो, 90, ठीक है, तो अब देखो क्या है, 90 लिखने के लिए हमें 100 पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखो, क्योंकि देखो आप 50 और 4 बार जो है ना, कोई भी जो सिंबल है ना, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं रोमन में कभी भी। मतलब मैं 50 90 ऐसे चाहूं तो लिख सकता हूं, 50 60 70 80 90, लेकिन कोई भी सिंबल 3 बार रिपीट रोमन में नहीं होता है। इसका मतलब ये गलत है। ठीक है। तो C फॉर सेंचुरी आप पढ़ते हो ना, 100, तो ये रोमन न्यूमरल में C को कहते हैं 100। ठीक है। तो 90 क्या हो जाएगा? C में 10 माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 90। क्लियर हुआ? ठीक है ना? ऐसे ही 1000 को रोमन में कहते हैं मिलीनियम M। M से हम इसको 1000 बोलते हैं। क्लियर? अब इतना आप नोट कर लो, देख देख के प्रॉपरली। और नोट करोगे तो क्या होगा, उससे याद रहेगा। 5 तो XCV जो होगा वो 95 हो जाएगा। कर लिया? नोट कर लिया आपने? अब देखो सुनो। अच्छा, इसमें देखो एक चीज मैंने क्या गलती की, 90 तो हो गया, 100 हर 5 के बाद जो है ना सिंबल चेंज हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे 500 में ना सिंबल चेंज करना चाहिए था। 500 को D कहते हैं। ठीक है। तो आप यदि ध्यान से देखोगे तो अभी आपको दिखेगा बस इतना ही सिंबल है, इससे ज्यादा कोई सिंबल इसमें नहीं होता है रोमन न्यूमरल में। तो आपने कौन कौन सा सिंबल देखा? देखो, 1 के लिए आपने सिंबल देखा, 5 के लिए देखा, 10 के लिए देखा, है ना? इसके लिए क्या देखा? इतना। 5 के लिए ये सिंबल देखा, 10 के लिए आपने क्या सिंबल देखा? ये। फिर सिंबल सिंबल कहां पे चेंज होता है? यहां पे 50 पे। ठीक है। तो 50 के लिए हम क्या सिंबल लगाते हैं? L। ठीक है। इसके बाद आप 100 पे सिंबल चेंज करते हो तो क्या आ जाता है? C। ठीक है। 500 पे क्या आता है? D। और 1000 पे क्या आता है? M। दिख रहा है क्या? मैं दूसरे पेज पे दिखाता हूं आपको, रुको। मैंने क्या कहा आपको? 1 के लिए हमने सिंबल चेंज किया, 5 के लिए किया, 1 के लिए हम सिंबल हमारा ये होता है 1, ये 5, फिर 10 में हमारा सिंबल चेंज हो जाता है, वो जाता है 10 का X, और उसके बाद हमारा सिंबल चेंज होता है 50 में। 50 में हमारा सिंबल होता है L। उसके बाद 100 में हमारा होता है C। फिर आपका 500 में आता है D, और 1000 में आता है आपका M। तो आपको ऐसे याद रखना, ये देखो ये सिंबल तो याद रह जाएगा यहां तक। यहां से याद रखने का तरीका LCD, टीवी यूज करते हैं ना, LCD महंगा है, LCD महंगा है, ऐसे याद रख लो। तो ये हो जाएगा 50 से स्टार्ट करो, 50 100 500 और 1000, ऐसे याद रख लोगे तो याद रह जाएगा, LCD महंगा है। ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैंने आपसे कहा कि भाई 2000 को रोमन न्यूमरल में आप क्या लिखोगे? बताओ, बताइए। तो हम कहेंगे कि यार ये 1000 वाले में आता है ना टर्म में। ठीक है। तो एक तो M हो गया 1000 के टर्म में,
और 2000 के लिए मुझे 2m लेने होंगे, ये हो गया 2000। ठीक है, अब सभी बोलेंगे 3000 के लिए बताओ क्या करेंगे। ट्रिपल एम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, मैं एक रोमन न्यूमरल लिख रहा हूं, आपको नंबर बताना है, यही आता है एग्जाम में कि भाई MCM ये है। बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा नंबर है ये MCM, बताइए क्या आएगा। देखो, बिल्कुल ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट करोगे आप, ये M है, M का मतलब 1000। ठीक है, 1000 तो ये हो गया। और ये देखो, ये M 1000, और ये C जो होता है M से छोटा होता है ना, जो C होता है वो M से छोटा होता है, क्योंकि C की वैल्यू होती है 100। तो 100 इसका मतलब इसमें से माइनस होगा। अभी मैंने बताया ना आपको, जब भी कोई छोटा नंबर पीछे होगा तो वो माइनस होगा। ठीक है, तो ये हो गया 900, तो आपका हो गया 1900। ये बात क्लियर हो गया। चलिए, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आ, मान लो कि MXV1 ये कौन सा नंबर है बताओ। सभी लोग सोचेंगे ध्यान से। बताओ। 2600। ध्यान से ध्यान से। और एक दूसरे को और भी कह रहे थे, आप बताओ। 2016। आपका नाम क्या है। नारायण। हाँ नारायण, ठीक है। निर्मल थोड़ी सी गलती कर रहे हो, इसमें सी कहीं तो दिख नहीं रहा, तो 100 कहाँ से आएगा बताओ। तो एम का आ गया 1000, इस एम का भी आ गया 1000, ये 10 और आगे दिख रहा है 6, इसका मतलब 16। तो 2016। क्लियर। आपके एग्जाम में ये आया था, इसको क्या कहते कहेंगे, इसको रोमन में लिखना है, बताओ क्या लिखेंगे। सोचो। देखो, आई से ना, ये आई एम से ना दिया हुआ था, आई एम आपने पकड़ा, आई एम से ना ऑप्शन था, गलत है ये। फिर से सोचो ध्यान से। क्या मैंने आपको तरीका बताया कि कभी भी बड़े नंबर से पीछे जो होता है तो माइनस होता है, आगे होगा तो ऐड होगा, है ना। उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब आप देखो, जब भी ऐसा हो ना, तो आप इसको ना प्लेस वैल्यू के टर्म में लिख लो, ऐसे तो बहुत आसान हो जाता है। देखो, ये क्या होगा, 9 गुने 100 ऐसा होगा ना। इसको हम क्या लिखेंगे, 9 × 10, और इसको कैसे लिखेंगे, 9, ऐसे तो लिखोगे। तो ये जो 900 होगा, 900 को आप कैसे लिखोगे, 900 को बताओ भाई। मिलीनियम एम, सॉरी एम हो जाएगा आपका कितना, 1000, और उसमें से 100 माइनस कर दो तो सी पीछे लगा दो। ठीक है जी। उसके बाद 99, तो 99 के लिए 90 को कैसे लिखते हैं, C100, और उसके पीछे क्या लगा देंगे हम लोग, 10। तो ये 90, और उसके आगे 9 लगाना है, तो 9 क्या होता है, ये 9 होता है भाई। 90 में यदि हम 9 ऐड कर देंगे तो 99 हो जाएगा। तो अपना नंबर क्या हो गया, CMXC1X, 900, है ना। ये हो गया 900, और ये हो गया आपका
90 और 9 99। ये बात समझ में आया? बोलिए निर्मल। जी सर, ऐसे ऐसे होता है। हाँ ऐसे होता है नारायण। देखो एक बार फिर से समझाता हूं, देखो सुनो। 999 था ना, तो मैं क्या देखूंगा कि यार ये 900 है इसका प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू 90 और इसका 9। तो 900 को हम कैसे लिखेंगे भाई? हमारे पास m है जो कि 1000 है, तो यदि मैं इसमें से 100 माइनस कर दूं, पीछे लगा दूं, तो ये माइनस होगा, तो ये 900 हो गया, है ना। उसके बाद 90 को कैसे लिखूंगा? तो 100 में से 10 माइनस कर दोगे तो 90। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका हो सकता है? आप ऐसे कह सकते हो कि सर नहीं, मैं तो सर 50 ऐसे होता है ना, तो मैं 50, 10 60, 10 70, 10 80, 10 90। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है, इसलिए मुझे सी में से एक्स माइनस करना होगा। और आपका 9 क्या होता है? ये बस ऐड कर दो, सी एम एक्स सी, और उसके बाद ये 9 का 1x। क्लियर हुआ अभी? जी सर। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं अम, मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया, 543219, राइट इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन अंक में लिखो, रोमन अंकों में लिखो। कैसे लिखोगे इसको? सोचो, सभी लोग सोचेंगे, ठीक है ना। जैसे प्लेस वैल्यू से मैंने आपको भी बताया था, वैसे करके सभी लोगों को सोचना है, कोई बैठेगा नहीं। हाँ भाई, क्या आया आंसर? किसी का आया? अभी आप बोल रहे थे निर्मल, बताओ क्या आया? मित हाँ बोलो। नहीं आया ढंग से। ढंग से नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसी का? क्योंकि थोड़ा बड़ा वैल्यू है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। और किसी का? चलिए कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो ट्राई करेंगे। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है, हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लें, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 के ऊपर 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। उसके बाद 4 के ऊपर 4 0, 1 2 3 4। उसके बाद 3 के ऊपर 1 2 3 0। उसके बाद आपका 200, उसके बाद 10, और उसके बाद 9। ठीक है, ये इसमें बताइए कोई दिक्कत? बोलिए। मुझे वैल्यू मैंने अपने उससे ले लिया है। तो डी डी 500। और इसमें क्या होता है, जैसे इसके ऊपर यदि हम बार लगा देंगे ना, बार ऐसे, ठीक है, डी के ऊपर यदि बार लगा दोगे तो इसका मतलब होता है कि 3 0 इस पे आपने, बार का मीनिंग होता है कि आपने इस पे 0 जो है 3 लगाया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब भी हम बार लगा देंगे तो बार का मतलब है कि आगे 3 0 है। तो आप ऐसे बताओ 40 को कैसे लिखोगे? सॉरी, 40,000 को। तो हम ऐसा करें, 3 0 के लिए हम बार लगा लें, और 40 को हम क्या लिखते हैं? 50 लिखते हैं आप एल। एक्सेल, 50 एक्सेल लिखोगे ऐसे, एक्सेल। एल 50 तो 10 40,
तो एक्सेल और एक्सेल के ऊपर हम बार लगा दें तो हमारा काम ये बन जाएगा। ऐसे ये 3000 को क्या लिखोगे? 3000 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी 3000 हो गया ना। 3000 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3000 को कि हम 1 2 3 ऐसे लिखें और बार लगा दें, इसका मतलब 3 जीरो है। तो चूंकि बार यूज कर रहे हैं तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 200 को हम लोग सी और सी लिख सकते हैं, 10 को हम 10 लिख सकते हैं, 9 को हम इतना लिख सकते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? डी बार एक्स एल बार 1 1 बार, यहां 1 1 बार की जगह आप ट्रिपल एम भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सी सी और 10 और 9। थोड़ा सा ये टफ था, ठीक है, इतना टफ पूछेगा नहीं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सर इसका यूजेस क्या होता है? यूजेस जैसे हम लोग हिंदी में डेसिमल सिस्टम 1 to 9 वाला करते हैं, रोमन में पहले ऐसे वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। यूज बस मतलब लैंग्वेज चेंज है, जैसे हिंदी में क ख होता है, एबीसीडी होता है इंग्लिश में, तो ऐसे बस सिंबल चेंज है। वो इस नंबर को इसको समझते थे, वो इसको नहीं समझते थे, ठीक है। बाकी जो इसका यूज जो है हम लोग उसमें करते हैं कंप्यूटर वगैरह में, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज वगैरह प्रोग्रामिंग वगैरह होता है उन सब में इसका यूज होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह का और कर लेते हैं, पहले ये आप कॉपी कर लो, इसको फिर से समझाना है क्या बताओ? कॉपी हो गया है सबका ये? चलो, यदि कॉपी आपने कर लिया है तो कुछ नंबर और मैं आपको लिख के देता हूं, आप उसका बताओ। 5 4, मान लो कि मैं इस पे 4 जीरो लगा दूं, इसका क्या होगा? जैसे अभी बार वाला बताया ना सिस्टम, वैसे ही करो। क्या बताया? डी, एक्सेल पर डी के ऊपर बार और एक्सएल बार, डी के ऊपर बार और एक्सएल बार, ये बताया आपने। यदि मैं इसको देखूं तो क्या होगा ये? तो हम देखेंगे कि ये हो जाएगा 5 के ऊपर 1 2 3 4 5 जीरो, है ना। तो अभी हमने देखा था कि भाई 3 जीरो को हटा लो, इसके लिए तो बार यूज करोगे। 500, 500 को हम लिखते हैं डी और उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद बचेगा 4 के ऊपर 4 जीरो, तो 3 जीरो के लिए बार, और ये 40, 40 को हम एक्सएल लिखते हैं और उसके ऊपर बार लगा देंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। चलो, और सबको आ रहा है? किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं आ रहा हो? कोई ऐसा है तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा क्या सिस्टम है। कोई ऐसा? बस ये जब जीरो ज्यादा हो हमेशा ऐसे प्लेस वैल्यू में तोड़ लो, है ना, और उसके बाद जो है देख लो जीरो ज्यादा है तो बार वाला यूज कर लो, ठीक है। अब आप देखो, एक्स्ट्रा और एक जीरो हो जाएगा तो हाँ मैं अभी एग्जैक्टली वही कहने ही वाला था कि यदि 3 जीरो से ज्यादा, मान लो 1 जीरो और हो गया, तो क्या डबल बार लगाएंगे? तो रोमन न्यूमरल यहां पे फेल हो जाता है, इसीलिए डेसिमल का यूज होना शुरू हुआ, ठीक है। हर नंबर कहीं ना कहीं जाके देखा गया कि फेल हो गया, एक्सेप्ट जो है डेसिमल सिस्टम। और हम जो हिंदी में लिखते हैं 1 2 3, है ना, वो, और 1 2 4, आप देखोगे जो ये जो डेसिमल वाला है वो इंडियन का, और ये 1 2 4, ये वैल्यू जो है ना 1 से लेके 9 तक, पहले 1 से लेके 9 तक लोगों को लिखना आता था, 1 2 3 से लेके 9 तक इन पे वैल्यू रखते थे, जीरो के बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो एक गणितज्ञ हुए बिहार से, उनका नाम था अरे यार, जीरो की आविष्कार की उन्होंने, ओहो, आ, आर्यभट्ट, यस। तो आर्यभट्ट जी ने जीरो दिया, आफ्टर दैट नंबर्स को फिर ना लिखने लग गए और बड़े बड़े फॉर्म में।
पहले राजाओं के पास ना जो उनका राज दरबार होता था, उसमें ऐसे ना महफिलें लगी करती थी, और जो गणितज्ञ होते थे, ये सब होते थे, उनको बुलाया जाता था और उनको कहा जाता था, जैसे एक ने कहा एक बार, भाई ऐसा करो, 1200 लिख के दिखाओ। अब सब लोग कम वो कि एक दो, 1200 कैसे लिखें, 12, है ना। तो ऐसे ही जीरो आया, ठीक है। अब इससे बड़ा कोई नंबर लिखना, किसी को कहते हैं, फिर 1200 किसी ने लिख दिया, 1201 लिख के दिखाओ, तो कोई ऐसे लिखा दिमाग लगा के। तो ऐसे नंबर लिखना ना इनिशियली बड़ा प्रॉब्लम होता था, कि इन्फिनाइट तक फिर नंबर के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। तो हर सिंबल ना कहीं जाके फेल हो जाता है, ये भी उसी जगह पे जाके फेल हो जाता है फिर। चलो, अब जैसे मान लो एक नंबर और ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम कहें कि 540199, इसको कैसे लिखेंगे? सभी लोग ट्राई करो, इसको रोमन न्यूमरल में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अब बोलते रहो, डी बार एक्सेल बार एक्सेल बार, एक्स बार नहीं, यहां से अच्छा है, चलो एक्स बार सी की हो सकता है, मैं देखता एक्स सी हूँ। यहाँ सी होना चाहिए, अच्छा, फिर एक्स सी एक्स सी आई एक्स। आई एक्स, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे। वैसे 54, यहाँ तक 54, यहाँ तक का तो हमें पता ही है कैसे लिखते हैं, डी एक्सेल बार, है ना, अभी लिखा था ना हमने। देखो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिखोगे, 3 को हटा दो, तो आपने क्या लिखा, 500 का, 500 का हम लोग लिखते हैं क्या, सॉरी 500 कह रहे हैं, 500 1000, यदि ऐसे बोलें तो हम क्या लिखेंगे, डी बार, ठीक है। आफ्टर दैट 4 के ऊपर 4 जीरो, तो 3 जीरो हटा दो, तो 40 को हम लोग लिखते हैं एक्स एल बार, और ये 3 जीरो तो बार। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 100, है ना, उसके बाद हमें 100 लिखना है, 1 के ऊपर डबल जीरो, तो 100 को हम लोग लिखेंगे सी। और 99 को क्या लिखेंगे, 90 और 9, 90 को क्या लिखते हैं, ये लिखेंगे ना 90 को, सी में से 10 माइनस कर दो, और 9 को लिखोगे आप ये, तो क्या आ जाएगा, डी बार एक्स एल बार, ठीक है। उसके बाद 199, यदि हम लिखते हैं ऐसे, तो 199 मतलब सी एक्स सी 1 एक्स, ठीक है। लेकिन रुको, इसमें देखो ये जीरो ना काम खराब कर रहा है, ठीक है। इस जीरो का तो आया नहीं ना कुछ प्लेस वैल्यू, इस जीरो का भी तो हमें लिखना पड़ेगा ना, इसलिए वो है ना, एक्स बार कर दिया, मतलब क्योंकि ये तो, सी है बार ना। एक्स बार। तो हमें इस जीरो को कितना लेना होगा, 1 2 3 जीरो, है ना, 3 जीरो है इस पे, तो देखो, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इस जीरो के यहाँ, क्योंकि हमें सोचो, यदि ऐसे लिख के देगा, ऐसे लिख के देगा एक्सएल और सी एक्स, और क्या था लिखा था, सी इतना, तो हम इस नंबर को मान लो ऐसे दे दिया, और तुम्हें बोल दे कि इसको डेसिमल में लिखो, तो आप तो सोचोगे कि यार डी है, तो 5 के ऊपर जीरो लगा दोगे, इसका जीरो लगा दोगे, ठीक है। ये जीरो छूटेगा बीच में, तो इस जीरो को हमें क्या लिखना होगा,
जीरो का प्लेस वैल्यू, जीरो के ऊपर 1 2 3 जीरो आएगा, मतलब ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवे पे आ रहा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। लेकिन आप अरेबिक सिस्टम, ये तो हम लोग हिंदी सिस्टम में बोल रहे हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं, अमेरिकन सिस्टम में जीरो, यूनिट, है ना, 10, 100, और इसको फिर क्या बोलते हैं, 100 के बाद क्या होता है उसमें, 100 के बाद देखो, जैसे 3 4 3 2 1 5 ऐसे है, इसको हम बोलते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसमें ऐसे चलता है। तो यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 ऐसा है, तो 1000 पे आया ये, है ना, हमारे सिस्टम में भी 1000 पे ही आता है। तो हम एम लिखें, एम लिखेंगे तो फिर नहीं, ऐसे ही लिखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे ही लिखेंगे, 100 का कुछ बनाने एम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। देखो इसको यदि हम लिखेंगे तो कैसे लिखोगे भाई, इसको आप यही तो लिखोगे, डी एक्स एल है, यानी 5 4, और इसके ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हाँ ऐसे लिखोगे इसको तो। और सी एक्स जो है भाई, ये हमें पता चल गया, सी एक्स हो गया अपना कितना, सी एक्स हो गया क्या लिखा था हमने सी एक्स यहाँ पे, रुको थोड़ा दूसरा पेज लेते हैं, वहां पे इसको ढंग से करते हैं। 5 4, बहुत देखो ऐसे नंबर देगा ना तो वहां पे फंसने के चांसेस होते हैं, तो बहुत ध्यान से करना होगा, इजी होते हुए भी टफ हो जाता है ये। तो हमें क्या देखा हमने कि यार ये यहां से यहां तक का तो अपना क्या था, क्या लिखते आए थे हम लोग, डी एक्स एल, डी एक्स एल, और इसके ऊपर बार लगा दो। और 199, तो हम लोगों ने 199, 100 को ये लिखा था, 99 को हम कैसे लिखते हैं, 90, 90 हम लोग लिखते हैं ऐसे, और 9 ऐसे, तो सी एक्स, सी 1 एक्स, सी एक्स, सी 1 एक्स, यही लिखेंगे, दूसरा और तरीका है नहीं। देखो भाई, यदि मुझे कोई ऐसे भी दे देगा तो मैं उसको क्या लिखूंगा, यही तो लिखूंगा ना भाई, डी मैं देखूंगा, डी के ऊपर बार लगा हुआ है, डी के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब डी क्या है, 500, और उसके ऊपर बार लगा है तो इसके ऊपर 3 जीरो है। फिर है मेरे पास एक्स और एल, ठीक है, तो एक्सएल का मतलब है, एक्सएल बार का मतलब कि भाई एक्सएल मतलब 40 और 3 जीरो और है। फिर मैं देखूंगा कि यार ये मेरे पास 100 है, ठीक है, तो 100 सी को हम 100 लिखेंगे, ठीक है। फिर हम एक्स और सी, 100 के पीछे एक्स, तो एक्स सी को लिखेंगे हम 90, और ये 1 एक्स को 9, तो ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा, ऐसे ही लिखेंगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि एम बीच में लिखेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, फिर एक प्लेस बढ़ जाएगा। खैर इतना टफ आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखो, सुनो सुनो, मान लो 2 मिनट, मान लो एक एक नंबर लिखता हूं मैं 2 मिनट के लिए, मान लो एक नंबर लिखा, डी एक्स एल बार, ठीक है, और लिखा इसमें सी एल एक्स एक्स एक्स, और मान लो इतना लिख दिया। अब जैसे ये नंबर है, आप क्या सोचोगे इसमें, देखो
आप डी को क्या सोचोगे इसमें? मान लो इसको मुझे लिखना पड़ेगा नंबर में, तो मैं यही तो सोचूंगा कि भाई डी बार है ये, इसका मतलब ये 500 तो है, उसके ऊपर 3 जीरो है। फिर मैं देखूंगा कि एक्स को अकेला लिख सकता हूं क्या? एक्स अकेला मैं, आप यही तो कंफ्यूजन होगा ना मुझे कि मैं एक्स एल लिखूं या एक्स अकेला लिखूं, है ना? यही बात आ रही है ना प्रॉब्लम। तो एक कभी भी यदि कोई छोटा नंबर आपको बड़ा वैल्यू आगे मिल जाए, एल बड़ा है ना, और छोटा वैल्यू पीछे मिल जाए, तो इसका मतलब हमें इसके टर्म में, बड़े वैल्यू के टर्म में लिखना है, ये इससे माइनस होके आएगा, हमेशा ये याद रखना है। ठीक है? जो ये छोटा वैल्यू होगा ना, इसका कोई हम जो है बड़े वैल्यू के आगे होगा तो माइनस करके ही लिखा जाता है, यही इसका रूल होता है। ठीक है? तो हम देखेंगे कि भाई एक्स एल क्या है, तो ये 40 है, और उसके ऊपर बार है एक्स एल बार, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है? और उसके ऊपर 3 जीरो। ठीक है? अब आगे देखो, अब हम सी लें, सी के साथ एल लें, दोनों लें, तीनों एक साथ लें, क्या करें? बोलिए। तो हम देखेंगे सी का वैल्यू कितना होता है 100, एल का वैल्यू कितना होता है 50। तो बड़ा वैल्यू पीछे है ना, तो फिर बड़े वैल्यू को लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 100। यदि छोटा वैल्यू पीछे होता तो माइनस करके लिखते, ये ध्यान रखना। तो 100 लिख दिया। क्लियर? फिर हमारा क्या है, एल बड़ा वैल्यू, तो 50। उसके बाद क्या है 10 20 30, है ना? एक्स 3 है तो हो जाएगा 30, और ये 5 3 8 8, तो क्या आ जाएगा देखो तो, ऐड कर दो तो 5 4, ये वाला जीरो खाली, 180 8 88, 188। अभी क्लियर हुआ कि कब हम पेयर में लेते हैं कब नहीं लेते हैं? कोई ऐसा जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो कि पेयर कैसे बन रहा है? लास्ट का जो 199 है, हाँ हाँ, उसको हम डबल सी करके उसके पीछे 1 नहीं दे सकते? इस वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, हाँ, इस वाले में। इसी वाले में ना, ये जो है, हाँ, हाँ सर। इसमें आप क्या कह रहे हो, क्या सी लिख के उसके पीछे क्या लिख दें? जैसे 199 है ना, हाँ, उसमें डबल डबल सी लिख के उसके पीछे 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख दें। हाँ, हाँ, उधर एक ही लिख दो, सिंगल 2 सी पीछे 1। अच्छा, 2 सी ऐसे लिखे और ऐसे लिख दें। हाँ, देखो, ठीक है, मान लो हमने ऐसे लिखा 1 सी सी। ठीक है? अब इसमें होगा क्या, देखिए, कभी भी जब भी हम कोई वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना, तो उसके लास्ट में जो ये जो स्टार्टिंग वाला है यहां से, यहां कभी छोटा वैल्यू नहीं होगा, छोटा सिंबल नहीं आना चाहिए। ठीक है? यहां कभी कोई छोटा सिंबल नहीं आएगा, छोटा सिंबल हमेशा बीच में आएगा। ठीक है? तो यदि हम यहां पे इसको 1 मानेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आप 1 से 100 तक देखो, कभी भी आपको दिखा है क्या 1 पीछे आते हुए? कभी भी जैसे ये 4th है ऐसे मान लो, है ना, तो वो 5 के साथ आया है। ठीक है? तो इसका मतलब ये 4 है। आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि सर इसको ना 99 ऐसे लिख दो ना, 99। ठीक है? 99 ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 तक तो हमने ये देखा ना, 9 भाई 90 प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं नंबर कभी भी 9, तो 90 का हमने देखा है कि सी और एक्स, और 9 को मुझे लिखना पड़ेगा एक्स, तो हमारा 99 ऐसे लिखा जाएगा। और यदि कोई ऐसे लिख देगा कि सर ये 99 है तो गलत हो जाएगा। ठीक है? तो 100 तक के वैल्यू को हमें ध्यान रखना है कि कौन कब आता है। ठीक है? और उसके बाद हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी यदि छोटा सिंबल पीछे आ गया तो माइनस करके लिखेंगे, और यदि बड़ा सिंबल आया है तो बड़ा सिंबल बड़े सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे।
एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि डी एक्स एल बार सी एक्स एल 1x, ये बताओ क्या होगा। जो इतने बार वाले क्वेश्चन है, होपफुली नहीं आएगा, इतना बड़ा वैल्यू नहीं आएगा। आपको ऐसे नंबर्स पूछ लेगा, 2999, 1900, 199, है ना, 999, आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। फिर भी ये अब ये है कि कहीं कोई आगे एग्जामिनर दे ही दे ऐसा क्वेश्चन। तो आया सबका, ये क्या आएगा? बोलो बोलो, 540149, ये कह रहे हो? हाँ, मैंने भी सोचा तो यही था, यही सोच के ये वैल्यू दिया है। अब देखते हैं ये है कि नहीं, क्योंकि मैंने दिमाग में थोड़ा सोचा था और फिर दिया था। अब देखते हैं कि ये वही है या कुछ और है। तो डी बार से हो जाएगा हमारा 500 और उसके ऊपर 3 जीरो। उसके बाद दिखा रहा है हमें छोटा वैल्यू, मतलब ये इसके साथ है, तो एक्सएल बार है ये। तो एक्सएल 40, एक्सएल 40 और उसके ऊपर 3 जीरो। उसके बाद हमें दिख रहा है सी 100, ठीक है, तो हम सी का वैल्यू लिखेंगे 100, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है एक्स, और उसके आगे देखें कोई बड़ा वैल्यू तो नहीं है, हाँ है, इसका मतलब ये इससे माइनस होकर लिखाया जाएगा। तो एक्स एल हो जाएगा अपना कितना, 40, हाँ 40, है ना, एक्सएल 40, एल 50, 10 माइनस किया, और ये हमें दिख रहा है कि ये 9 है, तो हम पहचान जाएंगे ऐसे। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 5401, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ आएगा 9, ठीक है। हाँ, यही होगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या बताओ, अभी भी कोई दिक्कत आ रहा हो तो। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे आया था, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। आप लोग के एग्जाम में नहीं आया था ये, एक एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, डी एल और इसके ऊपर बार था, इसकी वैल्यू बतानी थी क्या होगी, सोचिए। देखो, ठीक है, तो जो डी है हम क्या देखेंगे, डी है और एल आगे है, इसका मतलब मुझे डी को लिखना होगा, है ना। तो डी का होगा 500 और बार है तो 3 जीरो में और लगा देता हूं, ठीक है। उसके बाद ये एल बार है, एल बार, तो एल कितना होता है, 50, और उसके ऊपर बार है तो 3 जीरो, और तो कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये 0, ये 5 और ये 5, तो ये आपका वैल्यू बैठ जाएगा। बताइए, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह का अभी तक? चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है जब आए तो आप कर लेना। एक होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप होमवर्क में इसको आप लिख के करके रखना। होमवर्क है ये, डी एक्स एल 1x बार, यहां तक बार लगाओ, बार, ठीक है, सी एम एक्स सी, और ये लगा दो, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन कि ये क्या वैल्यू होगा।
सभी लोग इसको होमवर्क के लिए लिखेंगे, अभी कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। बढ़ जाए आगे, चलिए। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैं सपोज करूं कि आपसे पूछूं, क्वेश्चन ऐसे था कि व्हाट नंबर व्हाट नंबर नहीं था, व्हाट डिजिट, चलो व्हाट नंबर भी ठीक है, हाँ, व्हाट नंबर विल कम what number will come in place of स्टार। स्टार की जगह, स्ट्रिक कहते हैं इसको, स्ट्रिक की जगह कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो मान लो आपको दिया वैल्यू कि स्ट्रिक 9 स्ट्रिक 5 4, ठीक है। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये आया 4 5 7 8, माइनस किया और फिर वैल्यू आया आंसर 5076, 1 2 3 4, 2 3 4। करिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखना था, रुको रुको, कंट्रोल, ये स्ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, ये वाला नहीं है, ऐसा सोचो। ये है क्वेश्चन 9, तो इसको ऐसे लिख लिया करो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना। ये तो मैंने थोड़ा सा, ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा 2 3 जगह स्ट्रिक रहता तो थोड़ा तकलीफ होती, है ना। तो और ये दिखा रहा है यहाँ पे 5076, तुम देखेंगे भाई ये 14 और 8 है और ये 6 है, इसका मतलब यहाँ से लिया है, तो 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 4, ये 7 है, इसका मतलब ये 14 रहा होगा, तभी 7 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा, है ना। तो ये इसका मतलब यहाँ से 1 लिया होगा, यहाँ से 1 लिया होगा, ठीक है। और यहाँ से 1 लेने के बाद ये नंबर ऐसा बचना चाहिए कि इसमें से ये जाएगा तो 0, इसका मतलब 5 बचना चाहिए 1 लेने के बाद, इसका मतलब ये नंबर 6 होना चाहिए, तभी 1 यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा और 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू 6 है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो ऐसे ऊपर नीचे लिख लेना, ठीक है। और फिर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। चलिए, अब एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत पहले की बात है, 2011 के करीब में पूछा हुआ है। 2 9 देखते हैं आपका आंसर सही आता है कि नहीं। 2 9 और है क्वेश्चन बहुत इजी। 4 8 4 7 2, 2012 या 11 में क्वेश्चन पूछा था ऐसा, और उसको 25 से डिवाइड करवाया था और 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा आंसर। आंसर आपको पॉइंट में यदि होगा तो पॉइंट में भी निकालोगे, ऑप्शन पॉइंट में भी था, ठीक है ना। यदि पॉइंट पूरा डिवाइड करना है, रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, पॉइंट में आपका आंसर है, मतलब पॉइंट में आंसर होगा तो पॉइंट में भी हम लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और सभी करोगे, सभी से मैं आंसर पूछूंगा। 8.88। एक बार बताओ क्या बताया आंसर। एक सेकंड, एक सेकंड रुको। हाँ बोलो, डबल 11 7 79 9 38 3 8 .88। .88।
कोई भी उसका कंप्यूटर उसका यूज नहीं करेगा, कैलकुलेटर का। ठीक है, ये निर्मल का आंसर है। और बाकी लोग भी बताओ भाई, सभी लोग बताओ। ठीक है, कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। हम देखना चाहते हैं कि देखो गलत होता है कि नहीं आंसर। और सभी लोग बताइए। करो, कुछ रीजन है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, फोकस वो कर रहा हूं कि हाँ नहीं करो। ये ऐसा क्वेश्चन आके बच्चा देख के ना, स्टूडेंट सोचता है कि अरे वाह मजा आ गया, ये तो फ्री का नंबर है, और इसमें भी गलत हो जाती है चीजें। और लोग, नारायण, और भी लोग हैं। सेमी है। सेमी है। आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार यादव। पप्पू कुमार यादव जी का भी यही है। ठीक है, नारायण आपका भी सेम है। चलो देखते हैं। तो 2948472 25 से करेंगे। तो 25 एकम 25 एक बार में, 9 में से 5 गया तो 4। ठीक है, फिर ये 4 आएगा यहाँ पे। एक बार मेरे करने से पहले सभी लोग क्या करो कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। अब निर्मल आप भी करो कैलकुलेटर से, और देखो क्या ये आंसर सही है। मुझे बताना नहीं सही है गलत है, मुझे भी नहीं बताना। मैं भी करूंगा, देखूंगा कि मेरा आंसर सही आता है, रॉन्ग आता है, क्या आता है। कैलकुलेट करके रखो। तो 25 एकम 25 ही आएगा फिर से। तो 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, और ये 8। तो 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 छिक 150, 25 सत्ते 175। तो 3 2, फिर ये 4 को यहाँ पे लाओ। 25 अट्ठे 200, और 25 डिम 225। तो 14 में से 5 गया 9, 0 0। अब ये 7 को यहाँ पे लाओ। तो 25 दिए 75, 2 आएगा, और 7 में से 5 गया तो 9 में 7 गया तो ये भी 2 आएगा, और एक 2 वहां से हमें लाना भी है। 25 अट्ठे 200, तो 2 और 2। ठीक है, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। 25 अट्ठे 200, और फिर 25 अट्ठे यहाँ पे 200 आ जाएगा, फिर 0, फिर 0 आएगा। 25 अट्ठे 200, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, यही होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन एक बार देखा है इसको, जब हमने ध्यान से धीरे धीरे किया, 1 मिनट से ज़्यादा ही लग गया होगा। ठीक है, एग्जाम के प्रेशर में करने में गलतियां होती हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण, क्या कहते हैं हम उसको? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग होता क्या है, जैसे हम लोग जैसे करते हैं ना कि शॉर्टकट करके दिखा दिया, वीडियो में शॉर्टकट ये हो गया वो हो गया, टीचर्स वगैरह दिखाते हैं ऐसा ऐसा कर देना वैसा कर देना। लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे ना तब पता चलता है कि सारा, ठीक है, वो बोर्ड पे पढ़ाना कि ये ऐसा कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर देना वो बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में ना दिमाग। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर्स जो है ना अटेम्प्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है घर में, प्रैक्टिस सेट लगाना। लेकिन वो बाद में, पहला तो काम है प्रैक्टिस करना कि भाई आपको आ भी रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट। पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग क्या होता है? क्या 8, अरे ये क्या हो गया, इसमें बताओ क्या 8 पूर्ण वर्ग है?
परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम ऐसे रूट लगाते हैं। रूट के अंदर यहां पे 2 जो है ना, हमें पता है कि है ऑलरेडी, वो दिखाता नहीं है। यदि मैंने ऐसे लिखा और 9 लिखा, इसका मतलब यहां पे 2 ऑलरेडी है। ठीक है, कोई भी नंबर यदि रूट में हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, n की पावर 1/2। यही क्वेश्चन, मान लो कोई नंबर n है और यहां पे 3 लिखा रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, n की पावर 1/3 लिखेंगे। तो इसी तरह मान लो कि यहां पे x लिखा है और यहां n है, तो हम क्या लिखेंगे, n की पावर 1/x। ठीक है, तो ये हमें ध्यान करने की बात है। तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर है, जैसे 9, 3 3 9, 3 का स्क्वायर है ये, है ना। तो ये इसका मतलब 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 8 जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन ये नहीं आ पाएगा, ये वाला 2। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है अपने एग्जाम में कि भाई यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, और वो ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो यदि कोई, एक बार फिर से देख लो, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो 2-3 चीजें हमें ध्यान रखना है। क्या, कैन नॉट एंड्स विद 2378। 2378, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, वो गलती से मैंने गलत लिख दिया था। 2378 2 3 7 8 से यदि एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो चेंज कर लेना, इसमें हमने थोड़ा गलत कर लिया था, इसको काट दो, ये गलत लिख लिया था यहाँ पे हमने, इसको भी इनफैक्ट गलत लिख लिया। तो कैन नॉट एंड विद 2378। ठीक है ना, कोई भी यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो 2 3 7 8 से एंड नहीं हो सकता, उसका यूनिट डिजिट ये नहीं आ सकता, उसका जो इकाई का अंक है, इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा, यदि हम उसका डिजिटल सम करेंगे, डिजिट सम, अंकों की संख्या को जोड़ेंगे, और यदि वो 0 1 4 7 9 आ जाए, ठीक है, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर। तीसरी बात देखो, मान लो सभी हो यहां पे, जी सर। मान लो कि एक वैल्यू है हमारे पास, कोई एक नंबर है x कोई एक नंबर है, और हमें पता करना है कि ये मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो x यदि इवन नंबर है, इवन नंबर, सम संख्या, यदि मान लो कोई x सम संख्या को हम कैसे लिखते हैं, मैंने पहले क्लास में बताया था आप लोगों को, 2n, ये एक सम संख्या होता है, इवन नंबर, इवन सम संख्या। ये x क्या है एक्चुअली में, 2n, कोई सम संख्या है। और यदि विषम होगा तो क्या होगा, 2n और +1 भी हो सकता है, -1 भी है, तो विषम, मैं यहां +1 ले रहा हूं, विषम संख्या ये होगा। मान लो मैं इसका स्क्वायर करता हूं, 2n का स्क्वायर करता हूं, इस संख्या का, ये x का स्क्वायर कर रहा हूं ना, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, x का स्क्वायर। तो x क्या है, 2n, तो इसको जब लिखोगे तो क्या आएगा, 4n स्क्वायर। ठीक है, मतलब यदि कोई संख्या 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है ना, देख रहे हो, तो इसका मतलब वो एक पूर्ण वर्ग होगा। ऐसे ही
कोई विषम संख्या, सम संख्या के केस में यदि वो 4 से डिविजिबल है सम संख्या, तो कोई सम संख्या 4 से विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग होगा। ऐसे ही मान लो कोई विषम संख्या 2n मान लो x है और उसका मैंने स्क्वायर किया, तो क्या आएगा, x क्या है हमारा 2n+1, वो संख्या है 2n+1 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4n प्लस b स्क्वायर यानी 1। ठीक है, अब इसमें देखो इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4n कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे बचा n प्लस 4n स्क्वायर ये 1। ठीक है, और फिर ये भी बचेगा हमारा 1, ये बचेगा 1। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें कि मान लो कोई विषम संख्या है, तो उस विषम संख्या में क्या होगा कि वो 4 से विभाजित तो हो जाएगा, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 1 बचेगा, उसमें विभाजित होने के बाद एक रिमाइंडर बचेगा, तो वो विषम संख्या पूर्ण वर्ग होगा। ये इतना यदि हम याद रखेंगे क्या कि यदि कोई संख्या 2, 3, 7, 8 से उसका इकाई अंक ये है यूनिट डिजिट, तो वो पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यदि उसका डिजिट सम करेंगे और ये में से कोई आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है। यदि वो एक सम संख्या है और 4 से विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। यदि वो एक विषम संख्या है और उसको हम 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 बच जाए, तो इसका मतलब वो भी परफेक्ट स्क्वायर। क्या यहां तक आपको बातें समझ में आई? बोलो भाई। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको, 32, 37, 61। तो इसको हम आगे यहां लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन था, ये पहले नोट कर लो सभी लोग, इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। नोट कर लिया होगा, चलो। तो क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन था 32, 37, 61। मैं यहां लिखता हूं 32, 37 और 61, और हमें बताना था ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो सबसे पहला रूल अपना था कि भाई यदि लास्ट का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 23, 78 याद रखना है। तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो उस वाले में ये नहीं बैठा। मतलब इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। 2, 3, 7, 8 में से कोई नंबर होता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। देखो सुनो, बात क्या है ना, जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मान लो कोई भी एक नंबर है, पीछे कुछ भी है, लेकिन यूनिट डिजिट उसका 2 है, तो 4 आएगा ही आएगा यूनिट डिजिट। यदि 3 है, किसी नंबर, कोई नंबर है बहुत बड़ा, उसका यूनिट 3 है, तो यहां पे 9 आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यूनिट डिजिट 4 होगा, तो इसका मतलब वो वर्ग हो सकता है। 9 होगा तो भी वर्ग हो सकता है। अब देखो 4 होगा तो क्या होगा, 4 चौके 16 यानी यूनिट डिजिट 6। 5 होगा तो यूनिट डिजिट 5, 5 25। यदि 6 होगा तो 36 यानी 6 होगा यूनिट डिजिट। यदि 7 होगा तो 9 होगा यूनिट डिजिट। 8 होगा तो 4 होगा यूनिट डिजिट। 9 होगा तो आपका यूनिट डिजिट होगा 3, और 0 होगा तो 0 ही होगा। ठीक है, और 1 होगा तो 1 ही होगा उसका। तो 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 3, देख रहे हो। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो मामला बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यार, एक इसके में है इसका। अब देखो 23, 78 जो मैंने आपको बोला था, कहीं भी दिख रहा है आपको 2, 3, 7, 8 किसी भी जगह नहीं दिख रहा ना। अच्छा 9 में क्या क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, यहाँ एक आएगा, मैंने उसका रूट निकाल दिया, सॉरी, मैंने रूट निकाल दिया। 9 में कैसे 88, 64, 4 आएगा, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो 2, 3, 7, 8 जो है आपको दिखेगा कि कहीं नहीं है। देखो इसका मतलब है कि ये नंबर पूर्ण वर्ग है। लेकिन हम दूसरा एक और से रूल से कंफर्म हो जाते हैं, इसका डिजिट सम निकालो तो क्या होगा,
3 2 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20 और 1 21 और 1 22, 22 आएगा ना। 3 2 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20 1 21 और 1 22। ठीक है, तो डिजिट सम आया 4। हमने डिजिट सम में क्या अभी देखा कि यदि डिजिट सम 0 1 4 7 9 आता है तो वो पूर्ण वर्ग होता है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। दो रूल से हमने चेक करके देख लिया कि ये पूर्ण वर्ग है क्या, तो हमें दोनों से मिल गया कि पूर्ण वर्ग है। अब यदि मैं आपसे पूछूं ये किसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, ऐसा ही कोई वैल्यू आ जाए कि पूर्ण वर्ग ये किसका है, तो किसका पूर्ण वर्ग होगा, कैसे फाइंड करोगे? देखो, पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, यहां से 2 का पेयर बनाते हैं ना, एक। कई बार तो ऐसे पूछ लेता है कि इसका यदि वर्ग निकालेंगे तो वो कितने डिजिट का होगा, ऐसा भी पूछ लेता है। तो जब भी आप ऐसे रूट निकालते हो, ये रूट निकालना आता है क्या आप सबको? ऐसे यदि कोई ऐसा है जिसको ये रूट निकालना नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल सोचो कि जब भी ऐसे रूट आप बनाते हो, निकालते हो, तो यहां से पेयर बनाना शुरू करते हो, ऐसे यहां से पेयर बनाते हो, ये पेयर बनाओगे, तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट होगा ही होगा। मतलब ये किसी 3 डिजिट वाले संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है ना। और यूनिट डिजिट 1 दिख रहा है, तो यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब वो यहां पे जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 9 होगा। ये एक ऐसे संख्या का स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 9, क्योंकि 9 का ही स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा यहां। ये बात क्लियर हुआ? और यहां पीछे ये क्या हो सकता है, कोई बता सकता है यहां पीछे क्या, कौन सी वैल्यू हो सकती है? बोलो भाई। देखो, जब आप यहां से वर्ग निकालते हो तो ऐसे करते हो ना कि भाई 32 है, तो 4 चौके 16 नहीं, 5 25 नहीं, 6 6 36, 6 ज्यादा हो गया, मतलब 5 से करेंगे डिवाइड। जब हम ऐसा वर्ग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इस दो संख्या को डिवाइड करेंगे किसी ऐसे नंबर से जिसका स्क्वायर 32 हो। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 25 से ज्यादा है, 6 का 36 हो जाएगा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको, यहां लिखेंगे 5। तो इसका मतलब ये 5 होगा यहां पे। यही बात क्लियर हुआ? तो आप देखोगे जब ऑप्शन, तो आपको जो ऑप्शन में ऐसा मिल जाए कि 5 और 9 यहां पे है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बात आता है कि भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या वैल्यू होगा, आप यहां पे क्या लिखोगे? ये जो टेंस डिजिट है यहां पे, दहाई का अंक, वो क्या आना चाहिए? ठीक है, तो आप ऐसा सोचो कि यार ये 32 था, 55 25, ठीक है ना, तो 25 में से 32 में से माइनस करोगे तो 25 5 30, 5 और 2 7 बचेगा, और ये 37 आएगा यहां पे। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा ये? चलिए अभी अभी मैं ना इसको जब पूरा आपको सिखाऊंगा ना वर्ग ऐसा कैसे निकालते हैं, तब समझ में आएगा आपको। अभी आप ये दोनों डिजिट निकालना सीख गए कि भाई यूनिट डिजिट पे जो है 9 ही होना चाहिए और पीछे वाले डिजिट पे 5 होना चाहिए। ये एक ऐसे नंबर का वर्ग है और ये कंप्लीट वर्ग है। तो किसी नंबर को देख के आप पता कर सकते हो कि वो कंप्लीट वर्ग है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि बताओ 51767 पूर्ण वर्ग है या नहीं? पूर्ण वर्ग है या नहीं? इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? इज इट ए परफेक्ट स्क्वायर? तो बताओ क्या आंसर होगा आपका? नहीं है। ये तो मुझे सीधा दिख रहा है यार, यूनिट डिजिट 7 कभी आता ही नहीं है, और 23 78 आपको याद है, 2 3 7 8 कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है,
जैसे मैं आपसे कहूं 4489, क्या ये पूर्ण वर्ग है? बताओ, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम देखेंगे, यूनिट डिजिट को फोकस करेंगे। क्या ये 2378 है? 2378 होता तब तो हम सीधा काट देते हैं, तो 2378 नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, दूसरा तरीके से भी रूल लेके देख लो, डिजिट सम करके देख लो। 4 4 8, 8 16, 8 3 24, 1 25, 5 2 7, 7 आया ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका है? ठीक है, यदि हमें निकालना पड़ जाए तो हम क्या देखेंगे, यहां से इकाई के अंक से ऐसे पेयर बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि ये इसका यूनिट डिजिट, मतलब इसमें 2 डिजिट होंगे। ये जिस भी संख्या का स्क्वायर है उसमें 2 डिजिट है। अब ये 9 कब आता है? 9, 3 3 9, यूनिट डिजिट 3 हो सकता है। ऐसे 7 7 49 होता है, तो यूनिट डिजिट इसमें 7 भी हो सकता है। देख रहे हो, 7 भी हो सकता है। और कोई 8 8 64, 9 9 81, नहीं, तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है यूनिट डिजिट, क्योंकि 3 3 9 तब भी 9 आएगा, और 7 7 49 तब भी आएगा। अब आते हैं नीचे, इधर है 44। तो 44 के लिए आप क्या सोचोगे? 55 25 छाक 36, है ना, 6 6 36 होता है, 7 7 49 हो जाएगा, तो 7 नहीं हो सकता, इसका मतलब 6 होगा। तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, यहां तो दोनों का 6 ही होगा। तो या तो ये नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर है वो हो सकता है 63, या हो सकता है 67, इन दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें यह पता चल गया कि यह पूर्ण वर्ग है। किसका है? इन दोनों में से किसी नंबर का है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई क्या? बोलिए। ठीक है, अब यदि कोई ये पूछे कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसका है कि इसका है, तो देखो कैसे कर सकते हैं उसमें। हम उसमें ऐसे सोच सकते हैं कि जो ये वैल्यू है, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनो, जब आप a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हो, ठीक है, ध्यान से समझना, तो हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपका जो ये 63 है ना, इसको स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे हम, हमेशा इधर से निकालते हैं मैथ में, यहां से काम करते हैं। तो 3 का स्क्वायर निकालो, बी का स्क्वायर, ये ए है आपका, ये बी है, तो पहले क्या आएगा? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर आएगा, अरे ये क्या आ गया, 9, फिर आएगा 2ab, तो 2ab क्या होगा? 2 इंटू ए इंटू बी, 6 18, 6 18, और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 6 आएगा। ठीक है ना, 18 दूनी 36, और कोई कुछ बचा नहीं है, 36, तो 6 आएगा। अब जैसे ही ये 6 आया, मैं समझ गया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो 8 है, समझे। और बी स्क्वायर 6 6 36, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हम देखेंगे अरे यार ये तो आया ही नहीं, ये तो 8 था, इसका मतलब ये है। अब चाहो तो करके देख लो, देखो 67 है ना, इसका स्क्वायर करोगे 7 7 49, 4 आपके हाथ में आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, 12 7 84, 84 प्लस 4 88, 8 रहा हाथ में, 6 6 36, 36 प्लस 8, 36 4 40, 4 44 आ गया। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग बहुत जल्दी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का कि यूनिट डिजिट के पहले, यहां पे टेंस डिजिट पे दाहिने के अंक कौन सा आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आया जो मैंने अभी आपको समझाया? बोलो भाई, निर्मल, नारायण, बाकी सब लोग, ये समझ में आ गया? तो अब देखो ये बहुत जगह अपने को ना फायदा करेगा, यूनिट डिजिट निकालने में, वर्ग निकालने में, स्क्वायर रूट फाइंड करने में, स्क्वायर फाइंड, हर जगह इसका काम है। ठीक है,
आप लोग ये जानते थे ए प्लस बी का स्क्वायर करके इस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं, डिजिट ऐसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इन सबको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्यूब में भी अपनाते हैं चीजें, ठीक है। 3 डिजिट में क्या होता है, 4 डिजिट में क्या होता है, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उतना अपना आता नहीं है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इतना जितना मैं करवा रहा हूं उतना याद रखेंगे तो उतने में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कल करें या बताओ अभी करना है और समय है? सर कल करें। ठीक है, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। और इसको रिवाइज जरूर करना, नहीं तो ना ये दिमाग से उतर जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लास अभी खत्म होता है तो मैंने आपको कहा था खत्म होने के बाद ही 15 मिनट थोड़ा रिवाइज। फर्स्ट रिवीजन जो है ना, कभी भी हमेशा ध्यान रखो, ब्रेन का ना एक फंक्शन होता है कि कैसे चीजों को वो याद रखता है। इसको समझो, इस लॉजिक को, और उस पर ही वर्क करो, तभी याद रख सकते हैं हम किसी चीज को। ब्रेन का ऐसा लॉजिक है, और ये रिसर्च है इसके ऊपर, कि जो भी आप चीज सीखते हो, ठीक है ना, उसको पहले 3 घंटे में यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो आपके दिमाग से चला जाएगा। 3 घंटे के बाद आता है कि फिर आप उसको 12 घंटे में रिवीजन करते हो कि नहीं, फिर अगले 24 घंटे में उसको रिवीजन करते हो कि नहीं, और फिर वीकली 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 आप 10 वीक। ये है पैटर्न कि पहला रिवीजन 3 घंटे में हो जाना चाहिए, दूसरा 12 घंटे में हो जाना चाहिए, तीसरा 24 घंटे में हो जाना चाहिए, और फिर वीकली आप 10 वीक यदि आप इसको आपने रिवाइज कर लिया तो टफ से टफ चीजें आपको याद हो जाएंगी 100%, ठीक है। चलिए फिर अगले दिन मिलते हैं। गुड नाइट, जय हिंद।